नेक्स्ट शासन है उच्च कल्प राज्य। देखिए परिवाजक राज्य में से लगा हुआ उच्च कल्प शासकों का राज्य भी था। उच्च हेरा से 14 किलोमीटर दूर भूमरा में स्थित एक शिलाल स्तंभ इन दोनों राज्यों की सीमा थी और इसकी जो राजधानी मानी जाती है उच्च कल्प, वो सतना वर्तमान उच्च हेरा में थी। यहाँ महाराज की उपाधि धारण करने वाले ओगदेव, कुमारदेव, जय स्वामिन, ब्याग, जयनाथ, सर्वनाथ आदि प्रमुख राजा हो गए। भूमरा जो शिलालेख है के अनुसार सर्वनाथ महाराज हस्ती, जो कि कौन सा शासक था, परिवाराज्यक शासक था, का समकालीन था और उच्च शासक जयनाथ के अभिलेखों से उसके पूर्व शासक ओगदेव, कुमारदेव और जय स्वामी एवं ब्यागराज का पता चलता है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें इम्पोर्टेंट रखना चाहिए परिव्राजक और उच्च कल्प के शासकों के बारे में। तो देखिए समुद्रगुप्त द्वारा जो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और जो समुद्रगुप्त था उसका एक राजा था गुप्त शासकों का के द्वारा विजित अष्टदश अष्टवी अर्थात 18 जंगली राज्यों में अधिकांश मध्य प्रदेश में थे। इनमें 2 परिव्राजक एवं उच्च कल्प भी थे। इसके स्रोत कहाँ से मिले हैं तो इसकी जानकारी एकत्रित की गई है स्रोत इतिहास से। राय बहादुर ने इसकी जानकारी दी है। गुप्त काल 6वीं से 4वीं और 6वीं ईस्वी के समय सबसे बड़ा जंगल महाकातार था और पूरी मध्य प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। मध्य प्रदेश में अश्वमेध करने वाले प्रथम ऐतिहासिक राजा प्रवरसेन, जो कि कौन से नर थे, बाकाटक राजा थे प्रवरसेन। इन्होंने मध्य प्रदेश में प्रथम जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था तथा दूसरे सर्वनाथ, जो कि कौन से थे, उच्च कल्प के राजा थे, उन्होंने करवाया था दूसरा अश्वमेध यज्ञ। तो परिव्राजक जो राजा प्रारंभ में गुप्तों के अधीन थे या सामान थे, जिन्हें हम मांडलिक कहते थे। उच्च कल्प वंश के राजा प्रारंभ में कलचुरियों के मांडलिक थे। देखिए तो परिव्राजक जो राजा थे वो गुप्तों के सामान थे। उच्च कल्प जो वंश यानी कि उच्च कल्प के जो राजा थे वो किसके सामान थे, और कलचुरियों के। और सामान को क्या कहते हैं, मांडलिक कहते हैं। इसके बाद बात करें राजश्री तुल्य कुल की, तो इस वंश के 6 राजाओं ने दक्षिण कौशल के राज्य किया। इसकी जानकारी इस वंश के अंतिम राजा भीमसेन द्वितीय के आरंग तामपत्र जिला जो है रायपुर से होती है। ये 6 राजा थे, सूरा, दैती प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। इनका विस्तार महाकौशल तक था। नेक्स्ट है नल वंश, 400 ईसा से 1100 ईसा तक। बस्तर को स्फुट क्षेत्र में स्थापित नल वंश का पहला राजा 12 राज था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो महादत्त शर्मा को माना जाता है। इस वंश के विलास तुंग ने राजिम छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया, जो कब करवाया, 700 से 740 में करवाया। और इस वंश वर्तमान छत्तीसगढ़ से संबंधित रहा। इसके बाद नेक्स्ट वंश है सारवपुरीय वंश। 5वीं सदी ईस्वी के अंत से दक्षिण कौशल में इस राजवंश की स्थापना हुई। भानुगुप्त के एरण अभिलेख गुप्त संवत 191 अथवा 510 ईसा में सरवराज का उल्लेख है, जो संभवतः सरवपुरीय वंश का संस्थापक था। इसके बाद नेक्स्ट वंश है वल्लभी का मैत्रिक वंश। देखिए 6वीं सदी ईसा के मध्य में जब गुप्त शासकों की सत्ता पतन गामी हुई थी, तो उनके समांतरक जो थे मैत्रकों ने अपने अभिलेख में गुप्त अधीनता का उल्लेख करना बंद कर दिया और उनसे स्वतंत्र होकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। चीनी यात्री हॉनसेंग बताता है कि मैत्रिक वंशी राजा शासक महाराज चीनी यात्री हैंसेंग बताता है कि मैत्रिक वंशी महाराज शैलादित्य प्रथम यानी कि धर्मनित्य वल्लभी के राज्य कर रहा था और उसने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार पश्चिमी मालवा तक जारी रखा था। इस वंश का ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य हुआ, जो चीनी यात्री का समकालीन था। इसके पश्चिमी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का पता रतलाम ताम्रपत्रों से चलता है। मध्य प्रदेश में मैत्रक वंश
783 ईसा के आसपास समाप्त हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट वंश आया था मैकल का पांडव वंश। देखिए जो वर्तमान अनूपपुर जिला है में स्थित अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, नर्मदा और ताप्ती का जो अनूपपुर जिले के में स्थित अमरकंटक तथा उसके पास के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो मैकाल क्षेत्र कहलाता था। और मैकाल के पांडव वंश की जानकारी जो मिली है राजा नागबल के बसनी ताम्रलेख से होती है। इस अभिलेख में वंश का सर्वप्रथम राजा जयबल था, फिर उसका पुत्र जो बना था वत्सराज था, फिर उसका पुत्र महाराज नागबल हुआ। जयबल और वत्सराज संभवतः साधारण सामंत थे और समकालीन गुप्त वंश के अधीन थे। गुप्त वंश की शक्ति का ह्रास होने पर परिस्थिति का लाभ उठाकर वे स्वतंत्र बन बैठे। महाराज नागबल की रानी इंद्रभट्टिका से महाराज भरत बल का जन्म हुआ और नागभट्ट और भरावत जो भरत बल के नामों के साथ विभिन्न सम्मान सूचक एवं देवी उपाधियां पदम ब्राह्मण परम माहेश्वर परम गुरु देवातिदेव आदि का प्रयोग किया गया। भरत बल जो था इस वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट वंश आता है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। देखिए हर्षवर्धन का जो काल है 606 से 143 ईसा के समय मध्य प्रदेश का कुछ भाग उसके अधीन तब आया गया था जब वह अपनी बहन राजश्री को खोजने यहाँ आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हनसिंह भारत का भ्रमण आया और हर्ष को गौड़ नरेश शशांक या बंगाल के अतिरिक्त चालुक्य वल्लभी तथा सिंध के शासकों के साथ युद्ध करना पड़ा। मध्य प्रदेश में विंध्य का वाट जो आटविक क्षेत्र उसके राज्य के अंतर्गत था। उसके साम्राज्य के विभिन्न भागों में उसके द्वारा प्रचलित हर्ष संबंध लंबे समय तक चला। खजुराहो से गुप्त एक मूर्ति पर हर्ष संबत 218 की तिथि उत्कीर्ण की गई है। यह प्राचीन भारत का अंतक हिंदू सम्राट था और जो अपने शासन काल के दौरान वर्तमान मध्य प्रदेश के प्राचीन प्रांतों यथा पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, उज्जैन आदि प्रांतों का शासक था। यमुना तथा नर्मदा के बीच का संपूर्ण पश्चिमी भूभाग इसके साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट वंश आता है शैल वंश। तो महाकौशल क्षेत्र में स्थित शैल राज्य की जो संबंधित जानकारी रधौली जो कि बालाघाट ताम्रपाठ से होती है। इसका प्रथम राजा श्रीवर्धन और अंतिम राजा जयवर्धन था। रधौली ताम्रपत्र जयवर्धन के ने उत्कीर्ण करवाया था। जयवर्धन ने रधौली के सूर्य मंदिर को दान दिया था। नेक्स्ट वंश आता है राष्ट्रकूट वंश। मूलतः मान्यखेत या महाराष्ट्र में स्थापित राष्ट्रकूट वंश की एक शाखा 9वीं सदी में बैतूल क्षेत्र में शासन कर रही थी। उनके एक राजा हुए योहासूर के ताम्रपत्र तिसरखेड़ी और मुलताई से मिली हैं। मान्यखेत के राजा गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को परास्त कर उज्जैन में दरबार लगाया था। नेक्स्ट वंश आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिए मूलतः जो गुर्जर प्रतिहार वंश था वो जोधपुर मेड़ता राजस्थान में हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा नागभट्ट प्रथम जो इसका संस्थापक था वो 730 से 756 ईसा के समय उज्जैनी में स्थापित हुए। नागभट्ट प्रथम के अरब आक्रमणों को विफल किया। उत्तराधिकारी वत्सराज ने राज्य विस्तार किया जिससे राष्ट्रकूट पाल प्रतिहार के मध्य त्रिपक्षीय शुरू हुआ। तो देखिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था यानी कि संधि हुई थी वो संघर्ष हुआ था राष्ट्रकूट पाल शासकों के बीच और प्रतिहार शासकों के बीच। नागभट्ट द्वितीय ने अंततः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इन त्रिपक्षीय संघर्षों में प्रतिहारों की विजय हुई थी और लेकिन राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय ने उसे शिकस्त दी थी। मेहर भोज के समय प्रतिहार शक्ति का पुनरुत्थान हुआ। अरब यात्री सुलेमान ने मेहर भोज को उस समय का सबसे शक्तिशाली बताया। तो अरब का यात्री था कौन सा? सुलेमान। किसके शासनकाल में? मेहर भोज के। तो इसको सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ग्वालियर और कहला अभिलेख मेहर भोज से संबंधित है। ग्वालियर का जो कहला अभिलेख है और ग्वालियर ये सभी किससे संबंधित है? तो ये मेहर भोज से संबंधित है। एक उत्तराधिकारी महिपाल 915 का जिक्र अरब यात्री अल मसूदी ने किया है। प्रतिहार राज्यपाल को चंदेल नरेश गंड या विद्याधर द्वारा ने मारकर त्रिलोचन पाल को राजा बनाया था। यशपाल
1036 के साथ ही प्राचीन प्रतिहार वंश समाप्त हो गया था। अब स्मरणीय तथ्य जान लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंशों से। गुर्जर प्रतिहार वंश सबसे प्रतापी राजा हुआ नागभट्ट टू हुआ था। तो सबसे प्रतापी राजा प्रतिहारों की राजधानी उज्जैनी थी, जो बाद में कहाँ चली गई थी, कन्नौज चली गई थी। मेहरभोज की उपाधियाँ थीं प्रभास यानी कि दौलतपुरा अभिलेख में मिलता है, और आदि बारह ये ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। तो ये इसकी मेहरभोज की उपाधियाँ थी। मेहरभोज के दरबार में राजशेखर ने जो काव्य मीमांसा है और बाल रामायण आदि ग्रंथ की रचना की। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मेहरभोज किसके दरबार में, राजशेखर जो कवि थे उनने काव्य मीमांसा और बाल रामायण आदि ग्रंथों की रचना की है। सुलेमान मेहरभोज तथा अल मसूदी महिपाल टू के बारे में जानकारी देते हैं। जो कल्याण का रजत रंगनी और सुलेमान ने मेहरभोज को शक्तिशाली राजा बताया है। महेंद्रपाल वन की उपाधि, जो महेंद्रपाल वन की उपाधि थी वो निर्भया या निर्भय राजा थी। इसके बाद नेक्स्ट वंश पढ़ेंगे चंदेल वंश। चंदेल वंश या जयजाज भुक्ति या बुंदेलखंड वंश। तो ये इसकी न्यूज किसने डाली थी, तो 9वीं शताब्दी के आरंभ में बुंदेलखंड में स्थापित चंदेल राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो नन्नौ को माना जाता है। इसकी राजधानी क्या थी, महोबा, वर्तमान यूपी। तो देखिए चंदेलों को राजपूतों के 36 राजवंशों में से एक माना जाता है। ये राजपूती वंश थे और 36 राजवंशों में से एक माना गया है। लेखों में इन्हें अत्रिपुत्र या चंद्रतेय ऋषि का वंशज कहा गया है। बागपति राज नन्नौ के पश्चात उसका पुत्र जो बागपति राजा बना नन्नौ के बाद, और बागपति अपनी वीरता और बुद्धिमानिता के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपना राज्य विंध्य पर्वत तक विस्तृत कर लिया था। विंध्य पर्वत को उसका आनंद धाम कहा गया है। बागपति का जो पुत्र हुआ नेक्स्ट जयशक्ति या जेजक, उसको जेजा भी कहते हैं, हुआ, जिसके नाम पर चंदेलों का प्रदेश जेजक भुक्ति वर्तमान बुंदेलखंड आया। तो वर्तमान बुंदेलखंड किसके नाम पर आया, देखिए बागपति का जो पुत्र था जयशक्ति, उसका नाम था जेजक, और उसने ही चंदेल वंश का प्रदेश जेजा का भुक्ति अब वर्तमान जो बुंदेलखंड नाम कहलाया। उसका एक और भाई था विजय शक्ति, विजय या विजयक, उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों को जीतकर चंदेल साम्राज्य का विस्तार हुआ। विजय शक्ति के पुत्र राहेल ने महोबा को जीता था। राहेल के पुत्र हुए हर्षदेव 900 से 925 में खजुराहो का शासक बना था। यशोवर्मन जो कि इम्पोर्टेंट है, यशोवर्मन 925 से 954 तक, कब से कब तक, 925 से 954 तक, जो किसका पुत्र था, हर्ष का पुत्र था। हर्ष के पुत्र यशोवर्मन ने कन्नौज के प्रतिहारों को समाप्त किया और राष्ट्रकूटों के कलिंजर का दुर्ग जीता तथा मालवा के चैंदी शासक को अपने अधीन कर लिया। यशोवर्मन या उसी का नाम था लक्ष्मण वर्मन ने भी खजुराहो के प्रसिद्ध जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, और उसमें वैकुंठ की वजह वह चतुर्भुज मूर्ति स्थापित की, जिसे प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त किया था, और यह मूर्ति मूलतः तिब्बत राजा के पास थी। इसके बाद नेक्स्ट राजा बना था राजा धंग, जो कि 954 से 1002 तक बना। यशोवर्मन का जो पुत्र था धंग चंदेल शासकों के समय एक सबसे महान हुआ था। उसने कुछ समय पश्चात अपने प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त घोषित कर दिया और उनके पूर्वी राज्य पर अधिकार कर लिया। कलिंजर पर अपना अधिकार है सुदृढ़ कर अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद ग्वालियर पर अपने अधिकार जमाया। उसने पाल शासकों से बनारस, कुचीना तथा कुंतल, कौशल और आंध्र के शासकों से युद्ध किए। उसने हिंदूशाही शासक जो जयपाल को सुक्तगीन विरुद्ध सहायता भेजी। धंग ने ललित कलाओं एवं विद्वान को संरक्षण दिया और बुंदेलखंड यानी खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। धंग ने 100 वर्ष में से अधिक आयु होने पर स्वेच्छा से गंगा यमुना संगम में समाधि लेकर प्राण त्याग दिए, और धंग ने ललित कलाओं और विद्वानों के संरक्षण का एक विजेता की समान उच्च कोटि का निर्माता। उसके शासनकाल में निर्मित खजुराहो का विश्वविख्यात पार्श्वनाथ और शिवनाथ का मंदिर स्थापित कला में अनुपम उदाहरण है। इसके बाद राजा गंड जो कि बुंदेलखंड का शासक था। धंग का पुत्र गंड
भी एक जो शासक हुआ, अपने पुत्र विद्याधर के द्वारा कन्नौज के भगोड़े प्रतिहार शासक राज्यपाल महमूद गजनवी के विरुद्ध वह भाग खड़ा हुआ। जो कि देखिए, राजा गंड जो था धंग का पुत्र, एक योग्य शासक था, और उसने अपने पुत्र विद्याधर के द्वारा कन्नौज के भगोड़े प्रतिहार शासक राज्यपाल जो कि महमूद गजनवी के विरुद्ध वह भाग खड़ा हुआ था, उसका वध कराया था। गंड ने अपने शासनकाल के समय खजुराहो में जगदम्बी नामक वैष्णव मंदिर तथा चित्रगुप्त नामक मंदिर, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये किसके द्वारा करवाया था? राजा गंड। इसका शासन रहा था 1002 से 1017 तक। इसके बाद उसका पुत्र आया विद्याधर 1017 से 1029 तक। यही एक ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षियों का सफलतापूर्वक विरोध किया था। तो जब विद्याधर शासन कर रहा था उस समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ और उसने महमूद गजनवी का विरोध किया था। उसने मालवा परमार के शासक राजा भोज व त्रिपुरी के और कलचुरी शासक गंगदेव को भी हराकर अपने अधीन कर लिया था। विद्याधर ने न सिर्फ महमूद गजनवी को अपने राज्य की सुरक्षा की, अपितु उसके विरुद्ध हिंदू संघ की को सहायता भी दी थी। इस संघ से भाग आई प्रतिहार राजा राज्यपाल की उसने हत्या की और महमूद गजनवी ने संधि उपरांत विद्याधर को मित्र बनाकर 15 किलो इनाम में दिए थे। कंदरिया महादेव जो मंदिर है खजुराहो में, उसका वो इन्हीं के काल में बना था। इसके बाद नेक्स्ट शासक हुए कीर्तिवर्मन 1060 से 1100 तक। तो कृष्ण मित्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय, किसके द्वारा रचित? कृष्ण मित्र के द्वारा प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक से ज्ञात होता है कि उसने चंदेल शक्ति का पुनरुत्थान किया और कीर्तिवर्मन ने सोने के सिक्के भी चलवाए। इसके बाद मदन वर्मा 1129 से 1163 तक। मदन वर्मन के समय विदिशा पर चंदेलों के पुनः आधिपत्य की पुष्टि होती है और विदिशा अभिलेख से होती है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि मदन वर्मन ने राहुल शर्मा नामक ब्राह्मण को 10 हल भूमि दान में दी थी। रीवा जिले के त्योतर तहसील के पनवार ग्राम में मदन वर्मन द्वारा जारी चांदी के 48 सिक्के प्राप्त हुए। इसके बाद नेक्स्ट शासन आया परिमार्दी देव, जो कि 1165 से 1200 ईस्वी तक उसने शासन किया, जो कि किसका उत्तराधिकारी था? मदन वर्मन का उत्तराधिकारी था। इसका पोता जो मदन वर्मन का उत्तराधिकारी, उसका पोता जो कि उसका पोता था किसका? मदन वर्मन का। वो कब से कब तक राज्य किया उसने? 1165 से 1200 तक। परमादि देव हुआ। परमादि देव जो कि परमिल अंतिम स्वतंत्र चंदेल राजा था जिसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने हराया था 1182, और 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया। अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 में उसे परास्त कर चंदेल राज्य और कलिंजर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। तो देखिए जो पृथ्वीराज था दिल्ली का शासक, उसने 1182 में इस पर आक्रमण किया था और लास्ट में जो 1202 में इसके ही शासनकाल में किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया और इसको अपने राज्य में मिला लिया था दिल्ली सल्तनत में। अलाउद्दीन जो परमादी देव के साले और योद्धा थे, जो अलाउद्दीन लिखा गया है जागनेक भी इसके दरबारी कवि थे। तो अलाउद्दीन नामक दो ये महान योद्धा थे, ये किसके साले थे? तो ये परमादी देव के साले थे। इसके बाद नेक्स्ट शासक बना था त्रिलोक वर्मन 1203 से 1250 में अपने पिता परमादी देव का उत्तराधिकारी हुआ। उसने तुर्कों को पराजित कर कलिंजर को पुनः जीता, रीवा को जीता और डाहाल मंडल या बघेलखंड के एक भाग पर अधिकार कर लिया था। त्रिलोक वर्मन का पुत्र वीर वर्मन 1250 से 1286 तक इसका उत्तराधिकारी रहा। वीर वर्मन का उत्तराधिकारी भोग वर्मन हुआ जिसने अजयगढ़ के समीपस्थ क्षेत्रों में राज्य किया। चंदेलों का अंतिम शासक, देखिए अंतिम संसद में इसका प्रथम कौन था? नन्नुक ने इसकी स्थापना की थी। और लास्ट जो कौन था? हम्मीर वर्मन 1288 से 1330 ईसा तक। चरखारी शिलालेख में हम्मीर वर्मन को कलिंजर अधिपति कहा गया है। अजयगढ़ के सती शिलालेख में उसका उल्लेख है। कुछ सूत्रों में कीरत शाह को चंदेल शासक बताया गया है। तो कुछ सूत्रों में कीरत सिंह को अंतिम चंदेल शासक और कुछ में हम्मीर वर्मन
हम्मीर वर्मन। अब जान लेते हैं स्मरणीय तथ्य चंदेल शासकों के रिलेटेड। चंदेल अपने चंद्र देवता या हेमवती गढ़वाह राजा के राजपुरोहित की पुत्री के सामंत माने जाते हैं। चंदेलों का मूल जो निवास है वो मनियागढ़ या छतरपुर था तथा प्राचीन या प्रारंभिक राजधानी खजुराहो या खजुराहो थी। खजुराहो का मंदिर जो कि छतरपुर जिले में है। भोरमन देव मंदिर छत्तीसगढ़ में चंदेल शैली में निर्मित है। इसके बाद अंतिम स्वतंत्र चंदेल शासक जो माना जाता है परमारदी देव की हत्या उसके मंत्रियों ने की थी और अलाउद्दीन ने चंदेल वंश का पूर्णतः समापन किया था। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने 1320 से जो है खिलजी वंश की हुई थी। 1320 में खिलजी वंश का समाप्त हुआ था और 1296 से चालू हुई थी। तो अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने चंदेल वंश को पूर्णतः समाप्त कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है परमार वंश। देखिए परमार वंश का जो वर्तमान पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा से इस वंश की राज्य को ये पहले प्रतिहारों के क्या अधीन थे। जब राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने इन्हें सामंत नियुक्त किया। इस वंश का संस्थापक जो परमार वंश का संस्थापक है उपेंद्र कृष्णराज था। इसकी राजधानी क्या थी? धारा थी। पहला स्वतंत्र शासक जो हुआ सम्मुख हुआ जो कि श्री हर्ष के नाम से जाना गया। बागपति मुंज आरंभिक शासक कालों में जो आरंभिक शासक हुए थे मुंज जो है अधिक शक्तिशाली माना गया है और उसने चालुक्य नरेश तैलव द्वितीय को कई बार परास्त किया था। तो चालुक्य जो नरेश था चालुक्य राज्य का जो साम्राज्य था उसका शासक था नरेश तैलव द्वितीय। उसको कई बार इसने परास्त कर दिया था। उसके दरबार में परिमल पदम गुप्त या उसको कहा गया है नव शाह साक्षरित धनिक यशोरूप गोलक और धनंज धनपाल जैनी हो गया था। हलायुद्ध यानी कि इसको बागपति मुंज को इतने नामों से जाना जाता है और अमित आदि इसके दरबार में विद्वान थे। तो ये सभी जो है इसके जैसे कि उसके दरबार में रहते थे परिमल पदमगुप्त और धनिक धनंजय और हलायुद्ध और अमित आदि इसके जो है विद्वान थे। इसके बाद नेक्स्ट शासक बना था सिंधुराज। परिमल गुप्त ने मुंज के पुत्र सिंधुराज को ऊपर नव शाह साक्ष चरित लिखी और यह सिंधुराज की उपाधि थी। परिमल उसका दरबारी भी था रहा और अन्य उपाधियाँ श्री वल्लभ पृथ्वी वल्लभ अमोघ वर्धन ये आदि उसकी उपाधि थी। इसके बाद नेक्स्ट जो अंतिम जिसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करनी है वो है राजा भोज 1000 से 1053। इसने 53 वर्षों तक शासन किया। तो इसने लगभग 53 वर्षों तक शासन किया और सिंधुराज का पुत्र भोज इस वंश का योग्य एवं प्रतापी शासक था। तो राजा भोज की विजय देखेंगे। उसने आरंभ में चैंदी यानी कि चैंदी जो कलचुरी गुजरात लाट कपाट आदि राजाओं को परास्त किया था। भोज ने हिंदू शाही शासक आनंदपाल को महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता दी थी। जब कब दी थी? तो 1008 में। और उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को अपने यहाँ शरण दी 1043 ईसा में। उसने अन्य राजपूत शासकों के साथ मिलकर हांसी थानेश्वर नगरकोट आदि स्थानों को मुसलमानों से छीनने में सफलता प्राप्त की। 1020 में जो राजा भोज थे उन्होंने शिलाहार काशीदेव को पराजित कर कोणांक पर विजय प्राप्त की और त्रिपुरी के कलचुरी नरेश गंग देव को परास्त भी किया था। पराजय जाने की कौन कौन से में पराजय हुई थी? तो 1047 की लगभग कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर थे प्रथम ने राजा भोज को परास्त कर धार नगरी लूटी थी। तो ये कौन थे? कब हुआ था ये आक्रमण? 1047 में। और ये चालुक्य जो कल्याणी के चालुक्य थे वो सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को परास्त कर धारा नगरी लूटती थी। अंतिम समय में चालुक्य शासक भीम तथा त्रिपुरी के कलचुरी राजा लक्ष्मीकरण ने संयुक्त रूप से इन दोनों ने मिलकर कहाँ से चालुक्य शासक भीम ने और त्रिपुरी के कलचुरी जो राजा थे वो लक्ष्मीकरण ने संयुक्त दोनों ने मिलकर मालवा पर 1053 में आक्रमण किया। वो नवनिर्मित धारा नगरी का जो उत्थान किया था राजा भोज ने उसको लूटकर पूर्व उज्जैनी जैसे धारा भोज उसको लूटा था। वह स्वयं एक योग्य विद्वान और सदा था। तो जो धार राजधानी थी इसकी राजा भोज की तो यह स्वयं एक योद्धा था और विद्वान भी था।
राजा भोज की रचनाएं हैं, साहित्य बहुत सी रचनाएं हैं, इनके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी है। साहित्यिक देखिए साहित्यिक रचना थी चंपू रामायण, श्रृंगार मंजरी, कथा सुभाषित प्रबंध, विद्या विनोद, शाली कथा, अवंती तुर्क शतक, कोदंड काव्य, भाग्य देवी, महाकाली विजय। तो ये इम्पोर्टेंट इसकी रचनाएं थी साहित्य से रिलेटेड। श्रृंगार प्रधान में श्रृंगार रूपकम, व्याकरण में देखिए प्राकृतिक व्याकरण है वो, और सरस्वती कंठा वरण। कोश में जाने तो नम लिका अमाख्या साख्या अनेक आरती कोश। वास्तु में जाने तो समरंगण सूत्र। संगीत में जाने तो गीत प्रकाश। दर्शन में बहुत सी थी, न्यायवर्तक में तत्व प्रकाश, सिद्धांत संग्रह, सिद्धांत सार, पद्धति, राज मार्तंड, योग सूत्र, वृत्ति, शिव तत्व रत्न, कलिका तत्व चंद्रिका। खगोल शास्त्री में राजा मार्तंड, आदित्य प्रताप सिद्धांत, राज मृगडंग और विद्वान ज्ञान वल्लभ। ये इसकी खगोल शास्त्र में थी। धर्मशास्त्र में बृहद मार्तंड, भूपाल पद्धति, सरस्वती कंठाभरण। राजनीति में पुरत मार्तंड, राज्य मार्तंड। आयुर्वेद में आयुर्वेद सर्वस्व, राजमृकांक। और इतिहास में संजीवनी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा विद्वान था और एक महान शासक भी था। अब जानते हैं कि जो परमार वंश थे उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए। तो देखिए निर्माण कार्य की बात करें तो भोजताल जो कि भोपाल धारा के सरस्वती मंदिर में संस्कृत विद्यालय और मंदिर के समीप विजय स्तंभ, ये इनके निर्माण कार्य हैं। भोज ने आरा के पास भोजपुर नगर बसाया। भोजपुर में ही एक विशाल साइक्लोपियन बांध का निर्माण करवाया। आईने अकबर के अनुसार राजा भोज की राज्यसभा में 500 विद्वान थे, जिनमें से धनपाल, ओवद आदि प्रमुख थे। भोज के पुत्र जयसे प्रथम ने दक्षिण के विक्रमादित्य चालुक्य की मदद से मालवा से कलचुरियों और चालुक्यों को बाहर निकाला। अगले शासक हुए उदयादित्य ने चौहान शासक विग्रहराज तृतीय की सहायता से मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया था। उदयादित्य की रानी सालमाली ने भोपाल में एक मंदिर या सभा मंडल का निर्माण करवाया, जिसका बाद में कुदरसिया बेगम द्वारा मस्जिद यहाँ पर बनाई गई। तो देखिए जो परमार वंश का शासक था उदयत, इसकी रानी थी सालमाली ने एक मंदिर बनवाया था, सभा मंडल नामक निर्माण करवाया, जिसमें बाद में कुदरसिया बेगम आई तो उन्होंने इसके ऊपर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके बाद गुजरात के चालुक्य जैसे सिद्धराज ने संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर अवंती नाथ की उपाधि धारण की। देवपाल के शासनकाल में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया। किसने? इल्तुतमिश ने। और विदिशा पर अधिकार कर उज्जैन को लूटा। कालांतर में गुजरात में बघेल शासक विशाल देव ने धार को नष्ट कर दिया। अंततः 1305 में परमार वंश के अंतिम शासक कौन था? मल्लक देव, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, आईने उल मुल्क ने पराजित कर दिया और मालवा राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। नेक्स्ट है परमार के महत्वपूर्ण तत्व। तो महान विदुषी लीलावती राजा भोज की पत्नी थी। ये भी एक विद्वान थी या उसको विदुषी कहते हैं, और इसका नाम था लीलावती। लीलावती गणित रचना में अत्यधिक निपुण थी। भास्कराचार्य II ने अपनी पुत्री लीलावती के नाम पर गणित की रचना की थी। इसके बाद नेक्स्ट वंश आता है पड़ीहार वंश। देखिए कन्नौज नरेश हर्षवर्धन के सामंत रहे पड़ीहारों ने उन्हें चेहरा के पास 7वीं शताब्दी में अपना राज्य कायम किया। गजसे पड़ीहार ने सिंगौरगढ़ श्री गौरीगढ़ किला बनवाया था। बाद में कलचुरी तथा बाद में उनके चंदेलों ने उन्हें अपना सामंत बनाया। नेक्स्ट वंश है कलचुरी वंश, जो कि 550 से 740 ईसा तक राज इसका चेंदी राज्य भी कहा जाता है। कलचुरी वंश की 3 शाखाएँ थीं। एक तो थी महिष्मती, वर्तमान जो महेश्वर है। दूसरी थी त्रिपुरी, वर्तमान में तेवर या जबलपुर के पास में। तीसरी थी रतनपुर, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है।
कलचुरी महिष्मती की ही प्राचीन हैयक वंश की एक शाखा थी। कालहन के अनुसार कलचुरी वंश की पहली राजधानी जो थी वो त्रियसोए थी। कलचुरी संबंध 248 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा अन्य अनेक वंशों द्वारा इसका उपयोग लगभग 12वीं सदी तक होता रहा। महिष्मती के कलचुरी वंश का संस्थापक जो था वो कृष्णराज था। कृष्णराज के बाद शंकरगढ़ एवं बुद्धराज हुए। बुद्धराज को चालुक्य राजा मंगलेश ने मार भगाया और कलचुरी त्रिपुरी में आ बसे। हर्षवर्धन के बाद नर्मदा के उत्तर में सबसे बड़ा साम्राज्य कलचुरियों ने स्थापित किया था। अब त्रिपुरी के कलचुरी देखिए, मध्य प्रदेश में कलचुरियों की यही शाखा महत्वपूर्ण थी। त्रिपुरी या तेवर जबलपुर में कलचुरी वंश का संस्थापक जो था वो वाम राजदेव था। उसके राज्य में चैंदी राज्य रहा था। वाम राजदेव द्वारा इसकी स्थापना डहाल क्षेत्र में की गई थी। डहाल देश यमुना और नर्मदा के मध्य था। जो डहाल देश था वो कहाँ पर, यमुना और नर्मदा के बीच में था। कोकलदेव प्रथम के समय कलचुरी शक्ति का उत्थान हुआ, जिसका विवाह चंदेल राजकुमारी से हुआ, जबकि उसकी पुत्री का विवाह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय के साथ। कोकलदेव के 18 पुत्र थे। इसके बाद में मुक्त तुंग शासक हुआ। मुग्ध तुंग के बाद पहले बड़ा बेटा बालहर्ष, फिर छोटा बेटा केयूरहर्ष युवराज देव के राजा बने। युवराज देव धर्म और साहित्य का बड़ा आश्रयदाता था। कापालिक शैव मत के केंद्र गोलकी मठ 64 योगिनी मंदिर में के आचार्य सद्भाव शंकु को 3 लाख गांवों की जागीरदारी थी। कुछ समय इसके दरबारी राज से कर काव्य मीमांसा भी रहे। इसकी रानी नोहिला ने नोहिटा दमोह नोहिलेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। इसका बुद्धिमान मंत्री भाकमिश्र या भागुरण था। फिर हुआ लक्ष्मण राज्य, जिसकी कन्या बोथा देवी चालुक्य राजा से ब्याही, जिसे तैलव द्वितीय पैदा हुआ। तैलव द्वितीय ने ही राष्ट्रकूटों को परास्त कर कल्याणी में चालुक्य वंश की पुनः स्थापना की थी। और गंगदेव, फिर हुआ गंगदेव। अलबरूनी ने इसकी प्रशंसा की है। त्रिपुरी से इसके सिक्के मिले हैं। अनेक विजय की किंतु राजा भोज परमान ने अंततः इसको हरा दिया। और अंततः कहावत प्रचलित है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि जो गंगदेव था, गंगदेव तेली तेलब। यद्यपि गंगदेव ने कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों को हराकर वहाँ पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट शासन हुआ लक्ष्मीकरण। तक लिंगाधिपति सबसे प्रतापी कलचुरी का शासक था। इसने भारत भर में अनेक विजय प्राप्त की। कलिंग, तेलंगाना विजय कर तिग लिंगाधिपति विरुद्ध धारण किया। उसने गुजरात के चालुक्यों के साथ मिलकर परमार राजा भोज को मार गिराया। रासमाला के अनुसार 136 राजा कर्ण डहलिया के अधीन मानते थे। इसके बाद कलचुरी शक्ति का पतन शुरू हुआ और राज्य पर मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। तो कलचुरियों को प्रशासन के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। कलचुरियों का शासन प्रजा हितकारी था। ठीक है, प्रजा के हित में जो भी राजा बनते थे वो प्रजा के हित में कार्य करते थे। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो राजा ही सर्वोच्च माना जाता था, यानी कि राजा ही सर्वोच्च पदाधिकारी माना जाता है। विदेश विभाग की बात करें तो विदेश विभाग का जो सामान्य नाम था वो था संधि विग्रहाधिकरण तथा संधि सुकुत विग्रह युद्ध। इस विभाग के प्रमुख कार्य थे। इसके प्रमुख अधिकारी को महासंधि विग्रह कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट है कि जो विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था, महासंधि विग्रह। पुलिस विभाग की बात करें तो दंड राज्य का प्रशासनिक विभाजन जो पासक या दंड नायक के नेतृत्व में पुलिस विभाग था। राज्य का प्रशासनिक विभाजन इस प्रकार था। जनपद जो 7 देशों में जनपद जैसे कि मध्य प्रदेश, बड़हर, भट्टलविल, भिमरबद्र, काकराय, तमनालय, जो बिट्टरादेश तथा मंडलों का उल्लेख कलचुरी अभिलेखों में मिलता है। अधिकारी जिसमें आमत एक प्रमुख विभागों का अध्यक्ष शामिल था। महाअध्यक्ष नामक अधिकारी सचिवालय का मुख्य अधिकारी होता था। महासेनापति अथवा सेना अध्यक्ष सैन्य प्रशासन के व दंड पाशक अथवा दंड नायक आरक्षी पुलिस विभाग के प्रमुख महाभंडगिरिक या महाकोटपाल दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला था। अन्य विभाग होते थे, विभाग अध्यक्ष होते थे
अमात्य शक्तिशाली अधिकारी होता था। तो अमात्य जो होता था वो शक्तिशाली अधिकारी होता था। मंत्रिपरिषद राजा की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद, जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है उसी प्रकार राजा भी वहाँ पर मंत्रियों की सलाह पर ही काम करता था, जो कि सलाह देते थे। यद्यपि राजा का निर्णय ही अंतिम होता था, लेकिन मंत्री सलाह दे सकते थे, लेकिन राजा का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाता था। राजस्व व्यवस्था की बात करें तो राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी महाप्रमात्य होता था। कर, देखिए नमक कर लगाता थे, खान कर यानी कि लोहे खनिज आदि पर, वन चारागाह कर, बगीचा कर, आम महुए आदि पर कर लगाए जाते थे। राष्ट्रीय आय के ये मुख्य स्रोत थे। मंडी में सब्जी बेचने के लिए योगा नामक परवाना या परमिट लेना पड़ता था। देखिए, तो जो भी मंडियों में सब्जी बेचते थे उनको योगा नामक एक परमिट जारी किया जाता था, जब भी ये सब्जी बेच सकते थे। स्थानीय शासनों की बात करें तो गांव और नगरों में जनता द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यीय यानी कि पंचकुल नामक परिषद स्थानीय शासन व्यवस्था संभालती थी। इन्हें काफ़ी अधिकार थे और इसके सदस्य महत्तर कहलाते थे। तो गाँव में क्या होता था कि 5 सदस्यीय एक पंचकुल नामक एक परिषद होती थी और स्थानीय शासन व्यवस्था यही संभालती थी और इन्हें काफ़ी अधिकार थे, इनको बहुत से अधिकार दिए गए थे और इसके सदस्य को क्या कहते थे? महत्तर कहते थे। महत्तर इनके सदस्य को कहते थे। नगर के प्रमुख अधिकारी को, जो प्रमुख अधिकारी होता था वो पूर्व प्रधान होता था। ग्राम कोट या ग्राम भौगिक कर वसूल करने वालों को, जो कर वसूली करते थे उनको सौलेखिक कहा जाता था और जुर्माना वसूल करने वाले को दंड पाशक कहा जाता था। कलचुरी संबंध, आवेर राजा ईश्वर सेन द्वारा 248 ईस्वी में प्रचलित इस संबंध का प्रयोग कलचुरियों में के बहुतायत किया गया। अब महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कलचुरियों से रिलेटेड। गंगदेव ने लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए त्रिपुरी से प्राप्त हुए हैं, जो कि लक्ष्मीगढ़ का विवाह हूड़ वंशी अवल देवी से हुआ था। कर्ण ने बनारस में कर्ण मेरू नामक 12 खंड के मंदिर का निर्माण कराया था, जो शिव को अर्पित किया गया था। उसने जबलपुर के समीप अपने नाम पर गैड़ावती नगर बसाया। अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण कर्ण के द्वारा करवाया गया था। कर्ण के उत्तराधिकारी यश कर्ण, जो कि 1073 से 1123 ईसा में, ने तेलंगाना में लूटपाट प्राप्त कर संपत्ति वहाँ के भीमेश्वर विशालाय को भेंट कर दिया था। अंतिम कलचुरी राजा जो था वो विजय से था। नेक्स्ट वंश है गोहेल वंश, जो कि 1000 से 1050 तक शासन किया। जीणा, जो कि मंदसौर अभिलेख से मंदसौर में गोहेल वंश के शासन की पुष्टि होती है। बिरग्रहपाल इसका पहला ज्ञात शासक था। नेक्स्ट है यादव वंश। तो 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य देवगिरी, जो कि औरंगाबाद जिले में स्थित आधुनिक दौलताबाद हो गया है, कि यादव शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर विदर्भ के अधिकांश भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। देवगिरी के यादव वंश के महान 3 शासक, जो कि 3 शासक थे, एक तो भिल्लव, एक जैतुगी और एक सिंघड़, ने मालवा पर आक्रमण कर समकालीन परमार शासकों को पराजित कर बालाघाट अभिलेख के अनुसार सिंघड़ या राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। यादव वंश के चतुर्थ शासक कृष्ण तथा पंचम शासक महादेव के समय में भी मालवा पर आक्रमण किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है रामचंद्र, जो कि यादव वंश का शासक हुआ। रामचंद्र राय या राय इनके शासनकाल में यादव साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ था और इसका पुत्र अलाउद्दीन को समकालीन था और उसके पुत्र सिंघम को अलाउद्दीन ने हराकर मालवा पर अपना प्रभाव जमा लिया था। देखिए, अलाउद्दीन का जो शासन चला था, अलाउद्दीन का 1296 में जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था, और 4 वर्ष 1300 में उसने 1290 में जो जलालुद्दीन खिलजी थी, उसने खिलजी वंश की स्थापना की और 1296 में अलाउद्दीन ने वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया जलालुद्दीन को मार के। तो ये इसका शासन चलेगा 1316 के बीच तक, और खिलजी वंश का जो एंड हुआ था वो हुआ था 1320 में। तो ये इस समय जो भी
शासन रहेंगे मध्य प्रदेश में, उनका सभी विलय किस में हो जाएगा, अलाउद्दीन जो शासन है 1316 तक जो भी शासन रहेंगे वो खिलजी वंश में, इनका अलाउद्दीन खिलजी उनको मिला लेगा, मध्य प्रदेश के जितने भी शासन हैं।